हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। तो फाइनली वो दिन आ ही गया। आप सभी लोगों को पता है कि गैट बी का एग्ज़ाम 14 अगस्त को है और आज है 12 अगस्त, यानी कि बस एक दिन बाकी है, कल का दिन बाकी है, उसके बाद आपको उसके अगले दिन एग्ज़ाम देने जाना है। तो आज मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ, फाइनल वीडियो जो गैट बी एग्ज़ामिनेशन के ऊपर है। आप लोगों को पता होगा कि इससे पहले मैं बहुत सारे वीडियोज़ डेडिकेटेड टू गैट बी ऑलरेडी बना चुका हूं और उम्मीद है कि आप लोगों ने वो वीडियोस ज़रूर देखे होंगे। तो आज का वीडियो क्यों स्पेशल है या आज का वीडियो मैं क्यों लेकर के आया हूं, तो उसके पीछे एक रीज़न है। उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं फाइनल टिप्स आपको देना चाहता हूं कि गैट बी एग्ज़ाम के पहले आप किन किन चीज़ों को करें, किन किन चीज़ों को फॉलो करें और किन चीज़ों को अवॉइड करें। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और मैं ज़रूर आपसे कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। आपको ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको आपकी रैंक बूस्ट करने में ज़रूर हेल्प करेगा। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फार्मूलाज़ की। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग जब तैयारी कर रहे होंगे तो आपने फार्मूलाज़, जितने भी फार्मूला हैं, चाहे वो पार्ट ए के हों चाहे पार्ट बी के हों, आपने किसी ना किसी एक जगह करके फार्मूले सारे के सारे लिखे होंगे। उन फार्मूलेज़ को ये मौका है, कल का दिन जो है आपके पास, उनको रिवाइज़ कर डालिए। सारे फार्मूलेज़ को रिवाइज़ कर दीजिए। जैसे पार्ट ए के बारे में अगर मैं कहूँ तो सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह का है, या प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह के जो फार्मूलेज़ थे वो सारे के सारे आप रिवाइज़ करें। और साथ ही साथ पार्ट बी के जितने फार्मूलेज़ आपने कहीं ना कहीं लिखे होंगे उसको रिवाइज़ कर लीजिए। नेक्स्ट चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, आपने कई सारे न्यूमोनिक्स बनाए हुए होंगे जिससे आपको चीज़ें याद रह सकें देर तक। तो उस चीज़ को भी आप, न्यूमोनिक्स को भी रिवाइज़ करने का ये कल का दिन जो है उसके लिए रखें। फिर आ जाइए ग्राफ्स के ऊपर। देखिए बहुत सारे ग्राफ्स हैं जिनको आपको तैयार करना होगा, आपने तैयार कर भी रखा होगा। उनको जाने से पहले एग्ज़ामिनेशन में ज़रूर देख लीजिए। ऐसा होता है ना अक्सर कि हम एग्ज़ामिनेशन से जस्ट पहले कोई बुक पलट रहे होते हैं और उसमें जो पेज पलट के आता है उसी से एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको मिल जाता है। तो क्या पता मेरे मुंह पे भगवान सरस्वती बैठी हो और आपका वही एग्ज़ाम में ये सारी की सारी चीज़ें आ जाएं। तो ज़रूर इनको फॉलो करिएगा। और ये मैं प्रॉपर जो मैंने पेपर्स देखे हैं उनके बेसिस पे बता रहा हूँ कि इन जगह से रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं, तो ज़रूर देख करके जाइएगा, ज़रूर रिवाइज़ करके जाइएगा। तो अब आ जाइए, ग्राफ्स हम लोगों ने देख लिया। अब आ जाते हैं कि पाथवेज़ के ऊपर। देखिए ग्राफ्स में एक चीज़ मैं बताना भूल गया, बहुत सारे ग्राफ्स हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आपका लाइनवीवर बर्ग प्लॉट है, आपका माइकलिस मेंटन का ग्राफ है, आपका कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के ग्राफ्स हैं। इसके अलावा जो ग्रोथ काइनेटिक्स में आपको ग्राफ्स मिलते हैं, सिग्मोइडल कर्व मिल रहा है, हाइपरबोलिक कर्व मिल रहा है, वो सारे के सारे ग्राफ्स हैं। तो उन सारे के सारे ग्राफ्स को एक बार ज़रूर दोहरा लीजिएगा, हो सकता है ग्राफ के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आ जाएं। आ जाते हैं नेक्स्ट पाथवेज़ के ऊपर। देखिए बहुत सारे पाथवेज़ हैं जिनको आपको देखना चाहिए। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ग्लाइकोलाइसिस है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूँ तो क्रेब्स साइकिल है, ईटीसी है, ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस है। तो ये तरीके के जो पाथवेज़ हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि गैट बी के एग्ज़ाम में उतना इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं आता जितना CSIR में या गेट के एग्ज़ाम में आता है। उसके लिए आप निश्चिंत रहें, उतना डीप में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ऊपर से ज़रूर पूछते हैं। तो आपको कम से कम आइडिया होना चाहिए कि कौन सा एंजाइम कहाँ पे लग रहा है, कौन सा स्टेप कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहा है, कहाँ पे NADH यूज़ हो रहा है, कहाँ पे ATP यूज़ हो रहा है, कहाँ पे NADPH यूज़ हो रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए पाथवेज़ के लिए। ठीक, अब आ जाइए, आपने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे इस दौरान, तैयारी के दौरान। उसमें कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसको करने में आपको प्रॉब्लम हुई होगी और थोड़ी कठिनाई से वो क्वेश्चन हुआ होगा। तो उन क्वेश्चंस को ज़रूर देख लीजिए, क्या पता उनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए और आपको फिर दोबारा वो कठिनाई ना हो। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए उसको, तो आपका वो क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा एग्जाम में। फिर आ जाइए डिफरेंसेस के ऊपर। अनेक डिफरेंसेस हैं आपके कोर्स में जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस मैंने देखे हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं तो DNA A, B, Z, इनके बारे में डिफरेंसेस खूब सारे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं एनोमर्स, इनैंशियोमर्स के बीच में डिफरेंसेस कई सारे हैं। तो इस तरीके के डिफरेंसेस जहाँ पे आपको प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल, इनके बीच में कई सारे डिफरेंसेस जो हैं वो आपको देखने मिलेंगे। तो उसकी भी तैयारी आप अच्छी तरीके से करके जाइएगा। अब आ जाते हैं कल्चर्स के ऊपर। देखिए कल्चर के ऊपर कई दफ़ा मैंने क्वेश्चंस रिपीट में देख रखे हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं तो जो एंथर कल्चर है उसका क्या फंक्शन है, ऑर्गन कल्चर क्या करता है,
इसके अलावा वायरस फ्री कल्चर कौन सा है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कल्चर के ऊपर आ चुके हैं, उसको भी ज़रा एक बार पलट लीजिएगा, एप्लीकेशन ज़रूर देख लीजिएगा हर एक कल्चर का, कहाँ कहाँ कौन सा कल्चर यूज़ होता है। अब आ जाइए वायरसेस के ऊपर। देखिए वायरसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट सिनेरियो को देखते हुए, वहाँ से क्वेश्चन आना बनता है और आ सकता है। पिछली बार गेट के एग्जाम में भी मैंने आपसे कहा था वायरस के ऊपर क्वेश्चन आएगा और वो आया था। इस बार भी ज़रा देखिएगा वायरस के ऊपर क्वेश्चन आने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको ज़रूर देख करके जाइएगा। इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूँ तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के ऊपर क्वेश्चन जो है वो रिपीट में आया हुआ है। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कैसा होता है, नाइट्रोसोमोनास क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो कई बार पूछे जा चुके हैं रिपीट में यहाँ से। ठीक, अब आ जाइए नाइट्रोजन फिक्सेशन मैंने आपको बता दिया। अब आ जाइए डिजीज़ेज़ में। आपने देखा होगा जैसे ICMR का पेपर आता है ना, जिसमें डिजीज़ेज़ कई सारी पूछी जाती है और ख़ासकर उसके वेक्टर्स पूछे जाते हैं, जैसे कि ट्राइपेनोजोमा है, ये जैसे कि आपकी चगास डिजीज़ है, इसमें वेक्टर्स जैसे कि आपका CC फ्लाई किसका है, फिर एनोफिलीज मॉस्किटो किसका है। इस तरीके से क्वेश्चंस कई दफ़ा डिजीज़ेज़ के फॉर्म में जो मैच द फॉलोइंग है वो डायरेक्ट पूछे गए हैं यहाँ से। अब आ जाइए, देखिए म्यूटेशन, अनेक दफ़ा अनेक बार यहाँ पे म्यूटेशन से क्वेश्चन आया है। और दूसरा पॉइंट जो है ये आपका जो आपके फंडामेंटल प्रोसेसेस हैं, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, इन सब से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपको पता है। ज़रूर देख लीजिएगा कि कौन सा पाथवे या कौन सा, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो स्टार्ट कोडॉन्स कौन से हैं, स्टॉप कोडॉन्स कौन से हैं, किस तरीके से रो काम करता है, किस तरीके से रो विदाउट रो किस तरीके से होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इसके बारे में तो कुछ प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत वाइड है, कुछ भी पूछा जा सकता है। इम्यूनोलॉजी के बारे में आते हैं। यहाँ से तो क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है, MHC, वैक्सीन, ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़, हाइपर सेंसिटिविटी, ये सारी की सारी चीज़ें तो देख के ही जाइएगा। और इसके साथ साथ जो एंटीबॉडीज़ का पोर्शन कई बार यहाँ से रिपीट में क्वेश्चन आए, तो इसको ज़रूर एक बार कल ज़रूर एक बार पलट लीजिएगा ताकि इसमें से कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटे। आ जाते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। बताया भी है मैंने कई बार, ब्लास्ट ज़रूर देख के जाइएगा, जितने टाइप्स के ब्लास्ट हैं ज़रूर एक बार पलट लीजिएगा। NCBI ज़रूर एक बार पलट लीजिएगा। MSA मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या होता है वो ज़रूर देख लीजिएगा। एल्गोरिथम जो है नीडलमैन वुंश एल्गोरिथम, स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिथम, ज़रूर एक बार देख करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा जो अलग अलग डेटाबेसेस हैं और हर डेटाबेस का क्या कैरेक्टर है, आप में से मुझे लगता है कई सारे स्टूडेंट्स ने मेरे साथ वो जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाला इंट्रोडक्शन टू बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाला वो कोर्स किया हुआ है, तो उसमें से आपका बहुत सारा पोर्शन आ जाएगा, तो वो आप ज़रूर एक बार याद कर लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा। RDT कई बार सवाल देखे हैं मैंने, जैसे कि आइसोशाइजोमर क्या होता है, नियोशाइजोमर क्या होता है, स्टार एक्टिविटी क्या होता है, ये सारे के सारे क्वेश्चन। लिंकर है, अडेप्टर है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स टाइप 1 टाइप 2, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार यहाँ से RDT से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत हैवी नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, RDT में रिपीट होता है। टेक्निक्स बहुत वाइड है, आप कहाँ से पूछेगा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ यहाँ से एक क्वेश्चन बियर लैम्बर्ट लॉ का ज़रूर आता है, यहाँ से देख लीजिएगा, बियर लैम्बर्ट लॉ के ऊपर क्वेश्चन मिल सकता है आपको। UV विजिबल है, FTIR है, CD है, वो कहाँ से पूछेगा आप नहीं कह सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो इसको पूरा अच्छी तरीके से एक बार पलट के चले जाइएगा। फिर आ जाते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में। देखिए बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग यहाँ पे गेट जैसा नहीं होता। गेट के एग्जाम में बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा डीप में पूछा जाता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत सुपरफिशियल पूछा जाएगा। और जिस ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने जो देखे हैं वो आपके जो फर्मेंटर है उसके पार्ट्स के बेसिस पे, पार्ट्स के ऊपर पूछे गए हैं। स्पार्जर क्या होता है, इम्पेलर क्या होता है, एजिटेटर क्या होता है, बाकी ये जो हीट एक्सचेंजर्स वगैरह हैं उनका क्या काम है, रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में पूछा जा चुका है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। मतलब टर्बुलेंस वगैरह क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस ज़्यादातर मैंने बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में देखे हैं। यहाँ पे एक आ जाता है बैक्टीरियल ग्रोथ। देखिए यहाँ से क्वेश्चन और न्यूमेरिकल दोनों ही आता है, तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी पहले भी एक वीडियो बना रखा है, उसमें कई तरीके के न्यूमेरिकल्स, इसी टॉपिक पे कई न्यूमेरिकल्स मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, उसको सॉल्व करना सिखा रखा है, किस तरीके से सॉल्व करोगे वो भी बता रखा है, तो उसको ज़रूर एक बार जाने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद सेल बायोलॉजी, बहुत वाइड सिलेबस है, जैसे कि यहाँ से GPCR वगैरह के बारे में क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत सुपरफिशियल। G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर पूछा जा चुका है, जैसे कि आपने अभी गेट के एग्ज़ाम में भी याद होगा आपको कि उसमें एक मेम्ब्रेन के ऊपर क्वेश्चन आया था कि
कौन सा ऐसा ऑर्गेनील है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो सुपरफिशियल हैं वो आपके अगेन सेल बायोलॉजी से पूछे जा सकते हैं। सेल साइकिल, सेल सिग्नलिंग में ज़्यादातर यहाँ से GPCR से क्वेश्चन उठता है, तो उसको ज़रूर देख के जाएगा। तो देखिए बहुत कुछ है, लेकिन आपने सब तैयार कर रखा है। मेरा एम ये था कि मैं आपको एक बार ब्रश कर दूं, क्या क्या चीज़ें ज़रूर आप देख करके जाइए। तो मुझे लगता है कि कम से कम इतनी चीज़ें आप एक बार ब्रश कर लें, कल जाने से पहले, एग्ज़ाम में परसों जाने से पहले इसको कल देख लें तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें देखें। और उससे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये बता दूं आपको कि देखिए आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी, राइट। पार्ट ए में आएंगे आपके 60 क्वेश्चन, पार्ट बी में आपको 100 में से 60 क्वेश्चन करने हैं। तो ये बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि हमें तो 60 ही करने हैं तो हमें पास टाइम की कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके पास 180 मिनट है, 3 घंटे का पेपर हो गया तो 180 मिनट है। तो आप ये ना सोचिएगा कि हमें केवल 120 सवाल करने हैं। भैया आपको पार्ट बी में से 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन स्क्रीन करने हैं, तो 100 में से 60 स्क्रीन करने के लिए आपको 100 पढ़ने तो पड़ेंगे ना। तो इसी वजह से आप अपना टाइम ज़रूर मैनेज करिएगा कि आप सारे के सारे क्वेश्चन कम से कम पढ़ सकें, क्योंकि हो सकता है कि लास्ट में वो क्वेश्चंस मिलें जो आपको आते हों, तो आपका अच्छा खासा मार्क्स वहाँ पे लूज़ हो सकता है। इसीलिए आप एम बनाइएगा कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ज़रूर आपकी निगाह से चला जाए, ताकि आप चूज़ कर सको कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये छोड़ना है। तो 60 क्वेश्चंस देखने। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि पार्ट ए में तुक्का नहीं मारिएगा। पार्ट ए में जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.5 है, यानी कि 1/2 है नेगेटिव। पार्ट बी में जो नेगेटिव है वो 1/3 है। तो अगर पार्ट बी में आपको थोड़ा बहुत नज़दीकी मामला लग रहा है तो आप तुक्का मार भी सकते हैं, लेकिन अगर पार्ट ए में मारा और वो गलत हो गया तो आपको वो बहुत महंगा पड़ जाएगा। 1/2 नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। तो पार्ट बी में ही सिर्फ आपको अगर कुछ नहीं आता है तो आप ट्राई करिएगा, लेकिन पार्ट ए में ऐसा कोई गलती नहीं करिएगा, आपको नुकसान पहुँचा सकता है, ठीक। तो मुझे ये था मेरी तरफ से एक फाइनल टिप्स बिफोर गैट बी एग्ज़ाम। मुझे ऐसा पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। और जी हाँ, कल 8-9 बजे तक अपनी स्टडीज़ पूरी करने के बाद एक अच्छी नींद लीजिएगा, ताकि आप परसों अपना बेस्ट दे सकें। तो मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। मिलते हैं 14 तारीख को। बाय।